नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कभी एक दूरदर्शी सपना था वेव्स प्लेटफॉर्म, आज साकार होकर कर रहा है एक नए युग की शुरुआत। पीएम ने मुंबई में किया विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन। आज से शुरू हुए 4 दिवसीय वेव समिट में लेजेंड्स एंड लीगेसीज, द स्टोरीज दैट शेप्ड इंडियाज सोल सेशन का आयोजन। सेशन के मॉडरेटर थे अक्षय कुमार, हेमा मालिनी, मोहन लाल और चिरंजीवी ने विभिन्न विषयों पर रखा अपना पक्ष। पहलगाम आतंकी हमले की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा यह बेहद गंभीर वक्त, ऐसी मांग मत कीजिए जिससे सेना के मनोबल पर पड़ता हो असर। याचिकाकर्ता को जिम्मेदारी से पेश आने की दी हिदायत। खोखली नारेबाजी और नेक इरादों में जनता ने देखा फर्क। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जातिगत जनगणना के फैसले की सराहना करते हुए कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, कहा सबका साथ सबका विकास सरकार का सैद्धांतिक और दार्शनिक मत। और चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों की सटीकता में सुधार लाने के मकसद से की 3 नई पहल। मतदाता सूचियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपडेट करने के लिए मृत्यु पंजीकरण का डेटा प्राप्त करना, बीएलओ को मिलेगा मानक फोटो पहचान पत्र और मतदाता सूचना पर्चियों को अधिक मतदाता अनुकूल बनाना है शामिल। तो इस बुलेटिन में सबसे पहले बात आज से शुरू हुए वेव्स 2025 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में विश्व ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स का उद्घाटन किया और इसे सृजनात्मकता का वैश्विक उत्सव बताया। प्रधानमंत्री ने वैश्विक जगत का आह्वान करते हुए कहा कि भारत की हर गली में एक कहानी है। पीएम मोदी ने कहा कि यह भारत में सृजन करने और विश्व के लिए सृजन करने का सही समय है। हमारे यहां नाद ब्रह्म यानी साउंड ऑफ डिवाइन की कल्पना है। हमारे ईश्वर भी खुद को संगीत और नृत्य से अभिव्यक्त करते हैं। भगवान शिव का डमरू सृष्टि की पहली ध्वनि है। मां सरस्वती की वीणा विवेक और विद्या की लय है। श्री कृष्ण की बांसुरी प्रेम और सौंदर्य का अमर संदेश है। विष्णु जी का शंख ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान है। इतना कुछ है हमारे पास। अभी यहां जो मन मोहने वाले सांस्कृतिक प्रस्तुति हुई, उसमें भी उसकी झलक दिखी है। और इसलिए ही मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। ये क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड का सही समय है। आज जब दुनिया स्टोरी टेलिंग के लिए नए तरीके ढूंढ रही है, तब भारत के पास हजारों वर्ष की अपनी कहानियों का खजाना है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समय भारत में ऑरेंज इकोनॉमी का उदय काल है। उन्होंने कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर को ऑरेंज इकोनॉमी की 3 धुरी बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय फिल्मों की पहुंच अब दुनिया के कोने कोने में हो रही है। दुनिया के लोगों को भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारत के बाहर के जो क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग हैं, उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जब भारत से जुड़ेंगे, जब आप भारत की कहानियों को जानेंगे,
तो आपको ऐसी ऐसी स्टोरीज मिलेगी कि आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे देश में भी होता है। आप भारत से बहुत नेचुरल कनेक्ट फील करेंगे। तब आपको क्रिएट इन इंडिया का हमारा मंत्र और सहज लगेगा। ये भारत में ऑरेंज इकोनॉमी का उदय काल है। कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर, ये ऑरेंज इकोनॉमी की तीन धुरी है। इंडियन फिल्म्स की रीच अब दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है। और प्रधानमंत्री ने सभी क्रिएटर्स से वेव्स के साथ जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने सभी बड़े सपने देखने वालों को कहा कि बड़े सपने देखना उनका हक है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी ने क्रिएटिव वर्ल्ड के लिए खुला आसमान प्रदान किया है। वेब समिट के जरिए भी आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्रिएटिविटी और कोडिंग एक साथ होगी, जहां सॉफ्टवेयर और स्टोरी टेलिंग एक साथ होगी, जहां आर्ट और ऑगमेंटेड रियलिटी एक साथ होगी। आप इस प्लेटफॉर्म का भरपूर इस्तेमाल करिए, बड़े सपने देखिए, उन्हें पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दीजिए। मेरा पूरा विश्वास आप पर है, कंटेंट क्रिएटर्स पर है, और इसकी वजह भी है यूथ की स्पिरिट में, उनकी वर्किंग स्टाइल में कोई बैरियर्स, कोई बैगेज या बाउंड्रीज नहीं होती। इसलिए आपकी क्रिएटिविटी बिल्कुल फ्री फ्लो करती है। इसमें कोई हेजिटेशन और रिलक्टेंस नहीं होता। और प्रधानमंत्री ने रचनात्मक जिम्मेदारी के विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि 21वीं सदी की तेज तर्रार तकनीक संचालित दुनिया में हर व्यक्ति के जीवन में टेक्नोलॉजी की भूमिका बढ़ती जा रही है। उन्होंने ऐसे में मानवीय संवेदनाओं को बनाए रखने के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य इंसानों को रोबोट में बदलना नहीं हो सकता, बल्कि हम सभी के बीच अधिक संवेदनशीलता और मानवता को बढ़ावा देना चाहिए। हम सब देख रहे हैं कि 21वीं सेंचुरी के, जो कि टेक ड्रिवन सेंचुरी है, हर व्यक्ति के जीवन में टेक्नोलॉजी का रोल लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मानवीय संवेदनाओं को बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत है। ये क्रिएटिव वर्ल्ड ही कर सकता है। हमें इंसान को रोबोट्स नहीं बनने देना है। हमें इंसान को अधिक से अधिक संवेदनशील बनाना है, उसे और अधिक समृद्ध करना है। इंसान की समृद्धि इंफॉर्मेशन के पहाड़ से नहीं आएगी, ये टेक्नोलॉजी की स्पीड और रीच से भी नहीं आएगी। इसके लिए हमें गीत, संगीत, कला, नृत्य को महत्व देना होगा। और आज से मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी कि वेव्स की शुरुआत हुई। जैसे इससे जुड़ी हुई खबरें हमने आपको भी दिखाई। और इस 4 दिवसीय सम्मेलन में लेजेंड्स एंड लीगेसीज, द स्टोरीज दैट शेप्ड इंडिया सोल सेशन का आयोजन किया गया, जिसके मॉडरेटर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार थे। इस दौरान फिल्म जगत की दिग्गज हस्तियां हेमा मालिनी, मोहनलाल और चिरंजीवी ने सेशन के दौरान विभिन्न विषयों पर अपना पक्ष रखा। मैं यहां बैठा हूं
मॉडरेट करने के लिए मुझे पहले एक्चुअली कहा गया था कि एज अ स्पीकर आई हैव टू आल्सो सिट हियर एंड टॉक, बट जब मुझे पता चला कि इतने बड़े लेजेंड्स चिरंजीवी साहब, हेमा जी, मोहनलाल सर, इतने बड़े लेजेंड्स के साथ मुझे भी बैठ के स्पीकर बनना है, तो मैं समझा ये सही नहीं रहेगा. सो आई रिक्वेस्टेड देम दैट आई गोइंग टू टॉक टू देम एज अ स्टूडेंट. आई एम गोइंग टू आस्क देम क्वेश्चंस. आई एम गोइंग टू लर्न फ्रॉम देम. So here I am. Thank you very much everybody. तो सबसे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार के इस यूनिक इनिशिएटिव वेव्स को लेके मैं आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? इन द क्लासिक ट्रेडिशन ऑफ लेडीज फर्स्ट, हेमा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट? I'm feeling really wonderful. It's a very beautiful initiative by our Prime Minister Narendra Modi ji. He always wanted this to happen. So it is going to be very beneficial for the entertainment industry, films, art and culture. So everybody will be benefited in this. So I'm glad to be part of it and to be part of this program also with you. Thank you. Chiranjeevi Garu, as you say, you brought dance, discipline, heroism to Telugu cinema. आपके अर्ली करियर में ऐसा मोमेंट कब आया when you realized that you are not just an actor, you are going to become an inspiration to lots of millions of other actors? When did you realize that? Hi, namaskar. Right from the beginning, right from my childhood, my passion towards acting. And then to start with, I used to dance and entertain in and around my friends, my family friends. That time I was very, very small. And with their encouragement, I thought, yes, some talent was there with me, that is the dancing. And then slowly my inclination towards acting has developed. I want to finally take acting as my career. So that's how I went to Chennai, then Madras. And right from the beginning, when I thought I should become an actor, then I started. There are already legendary actors are there, like N.T. Ramarao Garu, Nageshwara Garu, Krishna Garu, Sobram Babu Garu. More than half a dozen superstars are there. So, can I get a chance to become such a stardom as a star? But what is that extra I'm going to contribute to become as an actor and emerge as a superstar? My aim is, yes, I should hit the bullseye. And then what is that I can cater? What is that extra I can showcase my abilities to become a star? Then I thought I started sourcing inspiration, drawing inspiration from my contemporary people. Now Mithun Dada is here. In 77, I was a student in a film institute, acting. I have seen that Mrugaya, and he won the national award for his acting. It was so natural, and he did a fantastic job. I thought, yes, there were artists that time putting a lot of makeup. Myself, I should not put makeup. I should look very much natural. People should feel I'm next door boy. That kind of image I should bring. So I drew inspiration from the Mithun Chakravarti that time. And then fights, I have seen Sholay. Madam was there. Hey, Basanti. So with that film, the actions, till then, lot of duplicates, double used to do lot of stunts. But I decided I should do myself all the stunts, however risky it was. I drew inspiration from the Amitabh, the great Amitabh ji. And the dancers-wise, that time Kamal is a little senior to me, and Kamal is doing fantastic dance that time. So I thought, yeah, my dancing abilities should be like that. I drew.
Like that, from every person, I drew inspiration. I mold myself. And today, what you are seeing me, that is... Sir, I must say, you're the flag bearer of Telugu cinema. And when I look at you, so much of honesty comes out of you, what you're saying. And it is so much valuable for me, what you are saying, to learn from things. So over to Mohanlal sir. Sir, you and I have a common friend, Priyadarshan ji. So I can't tell you, sir, how much your craft is worshipped all over India, in fact, all over the world. I want to ask you, absolutely you're right, Malayalam cinema को इंडियन सिनेमा का इंटेलेक्चुअल सोल कहा जाता है. But have there been moments in your journey that when you have had to choose between full-on entertainment and so-called art films, मतलब meaningful cinema और entertainment cinema, आपको क्या लगता है, मतलब ये साथ-साथ क्यों नहीं जा सकते? क्या ये जा सकते हैं या नहीं जा सकते? आपको क्या लगता है? First of all, thank you very much for calling Malayalam cinema the Bhaudiga Atma, intellectual soul of Indian cinema. Thank you. We are blessed with the great actors, directors. And from the very beginning, Malayalam cinema doesn't have that kind of, it's a thin line. It's a art house and commercial success or entertainment structure. But it's closely knitted. It's a very well balanced. I had the chance of working with great directors. That time they called as an art films. But even the art film has got entertainment values. And even the entertainment, so-called entertainers, they have art in it. So in Malayalam film, the content-wise, we are very rich. And this is my 47 years of journey. I had the chance of working with great directors like Aravindan or Padmarajan, Bharadan, same time commercial directors, even as Priyadarshan, like so I cannot differentiate, like we call movies or cinema. So there were art films and commercial films in Malayalam long back. Now the content-wise, the new directors, it's full of art. It's a piece of art, which I cannot call a film as a bad film. It's a beautiful piece of art. So you cannot compare, especially in Malayalam art. There's a thin line. So it's still a debate. I cannot give you the proper answer. Thank you. Thank you for being here and gracing the whole waves, what has happened here. And our beloved Prime Minister, he was there. His words meant so much to all of us. So thank you very much, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir. और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए. कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे. 80% फिटनेस सही डाइट से और 20% एक्सरसाइज से होती है. हर महीने तेल की खपत 10% घटाएं. बेहतर फिटनेस के लिए कम तेल का इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं. एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा. एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना. कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है. GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद. मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद. और मतदाता सूचियों में सटीकता में सुधार लाने के लिए नई पहल की गई है. चुनाव आयोग ने एक नई पहल की है. ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं.
मतदाता सूचियों की सटीकता में सुधार के लिए 3 नई पहल चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। ये ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे रहे हैं। मतदाता सूचियों के अपडेट के लिए मृत्यु पंजीकरण का डेटा मिलेगा। इसके साथ ही बीएलओ को मानक पहचान पत्र जारी होगा और मतदाता सूचना पर्चियों को बनाया जाएगा अधिक मतदाता अनुकूल। तो जो मतदाता पर्चियां होती हैं उसको मतदाता अनुकूल बनाया जाएगा, बीएलओ को पहचान पत्र मिलेगा और इसके साथ ही साथ जो मतदाता सूचियों के अपडेट के लिए मृत्यु पंजीकरण का डेटा मिलेगा। तो यानी कि जो मतदाता सूचियां हैं वो अपडेट की जा सके। तो इस सटीकता के लिए 3 नई पहल चुनाव आयोग लेकर आया है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। ऋषि, कितनी बड़ी खबर, इसको समझना चाहिए क्योंकि मतदाता सूचियों के अपडेशन को लेकर के हर बार सवाल उठते रहे थे और अब एक नया तरीका जिसको कहना चाहिए कि निकाला है और इसमें सबसे खास बात है कि जो इसके अपडेट के लिए मृत्यु पंजीकरण का डेटा मिल सकेगा। तो जो नाम हटाने हैं उसको हटाया जा सकेगा, सूची को अपडेट किया जा सकेगा और साथ ही साथ जो 2 और अन्य पहले हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए निखिल, बेहद महत्वपूर्ण है। 3 नए फैसले चुनाव आयोग ने किए। हम जानते हैं कि चुनाव आयोग ने हाल ही में बड़े स्तर पर देश भर के जिला निर्वाचन अधिकारियों और जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य स्तर के होते हैं उनके साथ सम्मेलनों के माध्यम से बहुत विस्तार से चर्चा मंत्रणा की। उसी के प्रतिरूप अब ये 3 फैसले आज आयोग की तरफ से जनता के सामने लाए गए हैं, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसकी जानकारी दी है। और ये जो फैसले हैं इसमें अगर हम देखें तो सबसे बड़ा फैसला यही है कि जो मतदाताओं की सूची को अपडेट करने के लिए जो खासतौर से जिन मतदाताओं की मृत्यु हो जाती थी वो आंकड़े जुड़ने में कई बार बीएलओ को वक्त लगता था या अपडेट नहीं हो पाते थे। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में इस अपडेट को तत्काल सम्मिलित करने के लिए जो मृत्यु पंजीकरण अधिनियम है उसकी धारा में इस बात का प्रावधान है कि सरकार उस आंकड़े को सीधे ले सकती है। तो चुनाव आयोग अब इस पंजीकरण विभाग से इस आंकड़े को सीधे तौर पर ले सकेगा, क्योंकि अब ये जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं, मृत्यु रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र होते हैं, ये ऑनलाइन होते हैं और रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये आंकड़े डायरेक्ट प्राप्त हो जाएंगे और जिन मतदाताओं की मृत्यु होगी है उनको लिस्ट में से हटाने में आयोग को अब वक्त नहीं लगेगा और इसके लिए बीएलओ की अब वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो सीधा आंकड़ा सरकार के द्वारा सरकार के एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर हो रहा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो मतदाता सूची है उसको अपडेट किया जाएगा और उसमें जो मतदाता सूची में जो उनका नंबर होता है उसका फॉन्ट बढ़ाया जाएगा और उसमें जो उनका एरिया होता है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसको बोल्ड लेटर्स में किया जाएगा, ताकि एक तो मतदाता सूची में उसका नाम उस नंबर से क्रॉस चेक करना ढूंढना आसान हो जाएगा, साथ ही साथ मतदान केंद्रों को भी ढूंढना आसान हो जाएगा। तो ये मतदाताओं के जिसे कहते हैं वोटर्स फ्रेंडली जो मतदाता पर्ची होती है वो तय की जाएंगी अब। और तीसरा महत्वपूर्ण फैसला है जिसमें कि बीएलओ को एक आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, जिसमें उसमें भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से वो अधिकृत होगा। ये बीएलओ की ड्यूटी करने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है और उन्हें एक पहचान मिलेगी। ठीक है, ठीक है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है ऋषि कुमार, बहुत शुक्रिया। 3 नई पहल मतदाता सूचियों की सटीकता में सुधार लाने के लिए की है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इससे पहले कि हम आपको अगली खबर दिखाएं और आपको बताएं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद क्या कुछ चल रहा है पंजाब के अटारी बॉर्डर पर, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद,
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद पंजाब के अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया चल रही है और ये हम लगातार आपको बता भी रहे हैं। आपको ब्रेकिंग न्यूज भी ये बता रहे हैं कि ये जो अटारी बॉर्डर पर आज अभी तक पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट नहीं किया जा सका है, जबकि कल और परसों बड़ी संख्या में इन नागरिकों को डिपोर्ट किया गया था। पाकिस्तान की ओर से अभी तक अपने नागरिकों को वापस लेने पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं हुआ है। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी नागरिकों का तांता लगा हुआ है। तो सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से अभी तक अपने नागरिकों को वापस लेने पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। अटारी बॉर्डर पर आज अभी तक पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं किया जा सका है, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से अभी तक अपने नागरिकों को वापस लेने के लिए कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। अटारी बॉर्डर पर इसलिए पाकिस्तानी नागरिकों का तांता लगा हुआ है। तो ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान अपने नागरिकों को लेने से इनकार कर रहा है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी उसकी ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। अटारी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जो पाकिस्तानी नागरिक हैं जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है वो वहां जुटे हुए हैं और उनको पाकिस्तान की तरफ से वापस ले जाने को लेकर अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। हमारे संवाददाता गुरमीत सिंह इस वक्त अटारी बॉर्डर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। गुरमीत, क्या है पूरी खबर? ये शायद पहली बार इस तरह से देखने को मिल रहा है कि जो देश है वो अपने ही नागरिकों को लेने के लिए कोई बहुत पहल नहीं दिखा रहा है। निखिल, देखिए, ये माना जा रहा था कि जो आज का दिन है, 1 मई का दिन है, आज के दिन सभी के सभी पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में रह रहे थे उन्हें पाकिस्तान की ओर भेज दिया जाएगा, मगर आज ऐसा नहीं हुआ। तकरीबन 3:30 बजे का समय हो चुका है और 4 बजे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी बॉर्डर का दफ्तर जो है वो काम करता है और ये माना जा सकता है कि अब अगर आधे घंटे तक पाकिस्तान की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया तो बड़ी संख्या में जो पाकिस्तानी नागरिक, बिल्कुल मेरे पीछे गाड़ियों में आप देख सकते हैं, जो बैठे हैं, जो सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान, उनका मुल्क उन्हें वापस पाकिस्तान में एंट्री देगा, वो आज पूरे के पूरे दिन यहीं पर खड़े रह जाएंगे और शायद ये हो सकता है कि उन्हें रात भी यहीं पर बितानी पड़े। और ऐसा नहीं है कि ये आज ही हुआ है, कल भी जिस समय डिपोर्टेशन की प्रक्रिया चल रही थी, बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर से पाकिस्तानी नागरिकों को यहां पर बॉर्डर पर लाया गया था। तो 2:30 बजे के बाद पाकिस्तानी नागरिकों, जो पाकिस्तान का इमिग्रेशन साइड है, वहां की अथॉरिटीज ने गेट अपने बंद कर लिए थे कुछ देर के लिए और उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया था। पाकिस्तानी नागरिकों को लेना बंद कर दिया था। गोवा से पुलिस लेकर 4 पाकिस्तानी नागरिकों को पहुंची थी, जो कल की डेट में यानी 30 अप्रैल को डिपोर्टेशन होना था, मगर वो डिपोर्टेशन 30 अप्रैल को नहीं हो सका और लगातार शाम तक गोवा की पुलिस यहां पर इंतजार करती रही और शाम को बार बार भारतीय अधिकारी पाकिस्तानी अधिकारियों से संपर्क करते रहे। जब दोनों साइड के अधिकारियों ने बैठकर मीटिंग की, फाइनली तो गोवा से पाकिस्तानी नागरिक आए थे। आपकी ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है, अपना ऑडियो एक बार दुरुस्त कर लें, अपना माइक एक बार दोबारा चेक कर लें। लेकिन फिलहाल हम अपने दर्शकों को बता दें कि अटारी बॉर्डर से ये बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान की ओर से कोई सकारात्मक जवाब अपने ही नागरिकों को वापस लेने के लिए नहीं दिया जा रहा है। डिपोर्टेशन की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल रुकी हुई है। हमारे संवाददाता गुरमीत सिंह इस वक्त अटारी बॉर्डर पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, जुड़ेंगे। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि यह बड़ी खबर इस वक्त की है कि अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान स्वयं अपने ही नागरिकों को लेने में हीला हवाली कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। और गुरमीत सिंह हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़े हुए हैं। गुरमीत, आप जानकारी दे रहे थे कि ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कल भी हुआ था और थोड़े बहुत हिकअप्स के बाद से फिर कुछ 4 नागरिकों को जो गोवा पुलिस लेकर के आई थी उनको वापस लिया था। आज किस तरह के, आज दिन भर सुबह से कोई भी नागरिक डिपोर्ट नहीं किया जा सका है, ये एक अभूतपूर्व घटना नजर आ रही है।
बिल्कुल अभूतपूर्व घटना है निखिल, क्योंकि अक्सर ऐसा होता रहा है और 24 अप्रैल से जब से पाकिस्तानी नागरिक यहां पर पहुंच रहे हैं, सुबह 10 बजे दफ्तर का काम शुरू होता है और तकरीबन 7 से 8 बजे पाकिस्तानी नागरिक यहां पर पहुंचना शुरू हो जाते हैं और उनका इमिग्रेशन होता रहा है। और जब 29 अप्रैल की डेडलाइन खत्म हुई है, 29 अप्रैल की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी पुलिस 30 अप्रैल को जिन्हें लेकर पहुंची थी डिपोर्ट करने के लिए, तो उन्हें भी 10 बजे एक्सेप्ट किया जाता था। यहां पर उनका जो है डिपोर्टेशन की प्रोसेस की जाती थी, फिर पाकिस्तानी साइड पर वो लोग जाया करते थे और उन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाता था। कल थोड़ी देर के लिए हालांकि पाकिस्तान की ओर से नानुकर किया गया, मगर जब भारतीय अथॉरिटीज ने, अधिकारियों ने जाके पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ संपर्क किया तो उस मसले को सुलझा लिया गया। मगर यह सबसे अजीबोगरीब स्थिति बनी है कि पाकिस्तान के नागरिक बड़ी संख्या में अटारी बॉर्डर पर सुबह से खड़े हुए हैं और अभी तक एक भी पाकिस्तानी नागरिक को एंट्री नहीं मिली है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर। अब आपको तस्वीर एक दूसरी दिखाना चाहूंगा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की, आप सामने देख सकते हैं। वो बिल्कुल सामने बीएसएफ के जवान खड़े हैं, बैरियर है, उसके पीछे जो नीला बोर्ड लगा हुआ है उसी तरफ है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी, जहां पर की पाकिस्तानी नागरिकों का रोजाना इमिग्रेशन किया जाता है। पर आज ये पूरी जगह खाली है क्योंकि अभी तक किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को वहां पर एंट्री नहीं मिली है, ना तो डिपोर्टेशन की प्रोसेस शुरू हो सकी है और ना ही अभी तक इमिग्रेशन की प्रक्रिया चालू हो पाई है जो पाकिस्तानी नागरिक खुद अटारी बॉर्डर पर पहुंचे हैं। अब सभी के सभी इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पाकिस्तान द्वारा कोई जवाब दिया जाए, कोई सकारात्मक जवाब दिया जाए। हालांकि इनपुट्स के मुताबिक भारतीय अधिकारी जो हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के अधिकारियों से बातचीत करने की, पर अभी तक पाकिस्तान की ओर से एक कारण भी नहीं बताया गया है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों अपने नागरिकों को पाकिस्तान इस समय स्वीकार करने से इनकार कर रहा है। इनपुट्स के मुताबिक अभी तक यही जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल अभूतपूर्व स्थिति है। इस तरह से इसके पहले शायद कोई भी मुल्क अपने ही नागरिकों को वापस लेने के लिए हीला हवाली करे, सकारात्मक पहल ना करे, ये शायद देखने में पहली बार मुझे तो ऐसा नजर आ रहा है। क्योंकि आप लगातार देखते रहे होंगे गुरमीत कि तमाम रेस्क्यू ऑपरेशंस भारत जैसे देश चलाते हैं जहां पर वो अपने नागरिकों को रेस्क्यू करते हैं, और यहां पर तो डिपोर्ट किए जा रहे हैं नागरिक और उनको लेने से इनकार करना या उसमें हीला हवाली करना, सकारात्मक पहल ना करना, ये एक बड़ी बहुत विचित्र स्थिति जिसको कहना चाहिए। किस तरह से आप देखते हैं कि इसके बाद अगर पाकिस्तान उनको लेने से इनकार करता है तो क्या स्थिति बन सकती है? कुछ अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई है? क्योंकि वो तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। निखिल, ये जो नानुकर करने की पाकिस्तान की आदत है और 24 तारीख के बाद जो हम देख रहे हैं, 24 अप्रैल के बाद सबसे पहले एक केस आया था सामने 28 अप्रैल को। एक दिल्ली की महिला लाहौर में अपने रिश्तेदारों के साथ मिलने के लिए जाती है, मगर 28 अप्रैल की सुबह को उसका वहां पर अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके परिवार को दिल्ली में पता लगता है, वो अटारी बॉर्डर पर परिवार पहुंच जाता है और जो परिवार है वो बीएसएफ के इमिग्रेशन के अधिकारी से संपर्क करता है। उन्हें कहता है कि पाकिस्तान से जो हमारा परिवार है डेड बॉडी को लेकर यहां वाघा बॉर्डर पर पहुंचा हुआ है और उन्हें जो उनकी डेड बॉडी है वो वापस भारत की तरफ लाई जाए। अब जब भारतीय अधिकारी पाकिस्तान के अधिकारियों से संपर्क करते हैं तो वहां से तो यह जवाब मिलता है इनपुट्स के मुताबिक कि कोई डेड बॉडी आई ही नहीं है। लगातार 4 बार 5 बार जब रात तक संपर्क किया जाता रहा तो रात के तकरीबन 10:30 बजे पाकिस्तान के अधिकारियों ने यह बताया कि हाँ, इस महिला की डेड बॉडी हमारे पास पहुंची है, अब हम ये भारत के हवाले कर रहे हैं। तो पहला केस इस तरह का 28 अप्रैल को सामने आया था। दूसरा केस उसके बाद 30 अप्रैल को सामने आया जब पाकिस्तान ने अचानक अपनी साइड के गेट बंद कर दिए और पाकिस्तानी नागरिकों की कुछ देर के लिए एंट्री बंद कर दी। जब भारतीय अधिकारियों ने यह मुद्दा पाकिस्तान के सामने उठाया तो उसके बाद इस मुद्दे को रिजॉल्व किया जा सका। मगर आज की जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो पूरी तरह से स्पष्ट है कि सुबह से ही पाकिस्तान का एक रुख इनपुट्स के मुताबिक दिख रहा है। वो रुख ये है कि अपने जो नागरिक हैं उन्हें स्वीकार करने से कहीं ना कहीं हीला हवाली या इग्नोरेंस या फिर यूं कहें कि पाकिस्तान सीधे सीधे स्पष्ट तौर पर इनकार कर रहा है। जी बिल्कुल, ये संवेदनहीनता है। अगर देखा जाए तो ये संवेदनहीनता की हद है कि अपने ही नागरिकों को आप
वापस लेने से इनकार कर दें, जो अवैध रूप से भारत में रह रहे थे या जिनका वीजा समाप्त हो गया है किन्हीं भी कारणों से। ये जो अभी जो पहलगाम के घटनाक्रम के बाद से जो भारत ने आदेश जारी किया है उसके बाद, लेकिन ये पाकिस्तान की तरफ से संवेदनहीनता है। आपको क्या कुछ अधिकारियों से इस संदर्भ में बात हो पाई है कि अगर ऐसी स्थिति उठती है जैसा कि सामने नजर आ रहा है कि वो पाकिस्तान के लोग अपने ही नागरिकों को लेना नहीं चाहते हैं, तो क्या स्थिति बनेगी, होगा क्या आगे? देखिए, इसमें स्थिति फिर भी दो ही बनेगी। एक तो सबसे पहले स्थिति एक ये है कि यहां पर कुछ नागरिकों को डिपोर्ट करने के लिए पुलिस लेकर पहुंची हुई है। अब जो पुलिस वाले हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, उनका ये कहना है कि अगर आज ये डिपोर्टेशन की प्रोसेस नहीं होती है, हम एक बार कोशिश दोबारा करेंगे इमिग्रेशन के अधिकारियों से बातचीत करने की, अगर ये प्रोसेस नहीं होती है और वो कहते हैं कि कल तक इंतजार कीजिए, तो कल तक भी इंतजार किया जाएगा। मगर इसके बाद अगर पाकिस्तान फिर भी हाँ नहीं करता है और ये डिपोर्टेशन सक्सेसफुल नहीं होता है, तो इन नागरिकों को वापस लोकल थाने में एसएसपी ऑफिस में पेश किया जाएगा और उसके बाद अगली कार्रवाई इसकी की जाएगी। अब यहां पर मैं एक और केस आपको बताना चाहूंगा। कुछ महिलाओं के केसेस आए हैं जिनकी उम्र 67 साल है, 64 साल है, जो कि राजौरी से यहां आई हैं और पुलिस वाले उन्हें लेकर आए हैं। उनका यह दावा है कि वो आज से 43 साल पहले पाकिस्तान से भारत में आए थे। उनके पास आज की तारीख में कोई पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, मगर उनका नाम जो कागजों में दर्ज है वो एज अ पाकिस्तानी नागरिक दर्ज है। अब ऐसे में उन्हें यदि पाकिस्तान की तरफ भेजा जाता है तो पाकिस्तान उन्हें इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, मगर भारत की ओर से इसलिए उन्हें पाकिस्तान की ओर भेजा जा रहा है क्योंकि वो पाकिस्तानी नागरिक है रिकॉर्ड में। तो इस तरह के मामले भी निकलकर सामने आ रहे हैं। मगर जब तक इमिग्रेशन में इन सभी लोगों को नहीं भेजा जाता है, इन सभी लोगों की डिपोर्टेशन प्रोसेस नहीं शुरू की जाती है, तब तक स्थिति क्लियर नहीं हो पाएगी। अधिकारियों का यह कहना है कि फिलहाल इंतजार किया जा रहा है और यदि पाकिस्तान की ओर से सकारात्मक जवाब नहीं मिलता, फिर से ये लोग हो सकता है कि इन्हें कहा जाए कि कुछ समय इंतजार किया जाए। और जो लोग जाना चाहते हैं वो तो उनका ये कहना है कि हम अभी बॉर्डर पर बने हुए हैं, हम यहीं पर इंतजार करेंगे, रात को भी यहीं पर सोएंगे और तब तक यहां पर बने रहेंगे जब तक पाकिस्तान की ओर से कोई सकारात्मक रुख नहीं होता है। और इन केस यदि इनमें से कोई पाकिस्तानी नागरिक इधर उधर जाता है या फिर वो कोशिश करता है कहीं एस्केप करने की, तो ऐसी स्थिति में देखिए कानून का उल्लंघन है सीधे तौर पर। तो उसमें जो इमिग्रेशन एक्ट है, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, उसके तहत कार्रवाई हो सकती है। 3 साल की सजा और 3 लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ऐसे में कानूनी अड़चने जो हैं उस व्यक्ति को पेश आएंगी और ट्रायल भी चलेगा, जेल जाना पड़ सकता है। तो एक बड़ी गंभीर स्थिति बन सकती है और बड़ी चुनौती बन सकती है ऐसे व्यक्ति के लिए जो ऐसी समस्या वाली स्थिति को या ऐसी स्थिति को छोड़कर भागना चाहेगा। तो फिलहाल यहां पर जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है उनका यह कहना है वो अटारी बॉर्डर पर ही इंतजार करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये मामला बॉर्डर पर दोनों ही तरफ सुलझ जाए। जी, ये एक क्राइसिस सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान की संवेदनहीनता जो मुझे फौरी तौर पर पहल नजर आ रही है वो सामने तौर पर दिखाई दे रही है। जो पाकिस्तानी नागरिकों से आपने बात की, इस संवेदनहीनता पर उनका ही मुल्क उनको लेने से इनकार कर रहा है, इस पर एक मैं चाहता हूं कि उनका क्या रिएक्शन है ये आप बताएं। और दूसरी बात जो आपने कही कि अगर कोई नागरिक जो यहां तक आया है, पाकिस्तानी नागरिक जिनको डिपोर्ट किया जाना है, एस्केप करने की कोशिश करता है, तो जाहिर तौर पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो भारत की पुलिस है और जो दूसरी एजेंसीज हैं, सुरक्षा बल हैं, उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है जब तक वो डिपोर्ट नहीं कर देते इन लोगों को। देखिए निखिल, जो सबसे पहला सवाल आपने किया कि लोगों का क्या प्रतिक्रिया है, उनका क्या कहना है पाकिस्तान के इस रुख के बाद, यहां पर ज्यादातर लोगों का यह कहना है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि जिस मुल्क में वो पैदा हुए, जिस मुल्क से वो यहां पर घूमने के लिए आए या किसी और काम के लिए आए, वही मुल्क उन्हें वापस लेने के लिए इनकार क्यों कर रहा है, क्यों उन्हें इतनी देर इंतजार करना पड़ रहा है। और उन्हें तो ये उम्मीद थी कि वो यहां से जाएंगे, शायद उनके लिए कुछ लोग वहां इंतजार कर रहे होंगे, रिश्तेदार इंतजार कर रहे होंगे, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन उनका इंतजार कर रहा होगा, मगर सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की ओर से मना कर दिया गया है। एक तो ये बिल्कुल सीधे तौर
पर काफी लोग इस मामले को लेकर नाराज भी दिखाई दिए हैं। दूसरा, लोगों का यह भी कहना है कि ये जो सारी स्थिति बनी है ये पहलगाम हमले को लेकर बनी है। ऐसे में सभी के सभी लोग एक स्वर में पहलगाम में जो भी हमला हुआ है, निर्मम हत्या की गई है निर्दोष लोगों की, उनकी उस हमले की निंदा करते नजर आ रहे हैं। जी 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 निश्चित तौर पर तो ये एक बड़ी अभूतपूर्व स्थिति, और जिसको कहना चाहिए कि पाकिस्तान की संवेदनहीनता ही कही जाएगी कि अपने ही नागरिकों को वो वापस नहीं ले रहा है। और जाहिर तौर पर ये पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भी अचरज भरा होगा कि जिस देश में वो समझ रहे होंगे उनका अपना मुल्क है, जहां उनका स्वागत किया जाएगा, वहां पर उनको वापस लेने से फिलहाल हीला हवाली की जा रही। बहुत शुक्रिया इस तमाम खबर के लिए, और हम आपके पास और भी अपडेट्स के लिए जुड़ते रहेंगे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है और गंभीर वक्त भी है। देश का हर एक नागरिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक साथ खड़ा है। कोई ऐसी मांग मत कीजिए जिससे सेना के मनोबल पर असर पड़ता हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपको कुछ जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए। इस तरह की बातें कोर्ट में न लाएं जिनसे सेना के मनोबल पर असर पड़ सकता हो। आपको बता दें कि पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें इस हमले की न्यायिक जांच कराने और कश्मीर में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बेहतर इंतजाम करने की मांग की गई थी। और पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों को पकड़ने की कोशिश जारी है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच देश की सबसे बड़ी आतंकवाद निरोधी जांच एजेंसी NIA कर रही है। इस क्रम में NIA के DG सदानंद वसंत आज पहलगाम के बैसरन घाटी पहुंचे थे। उन्होंने बैसरन पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की जांच की प्रगति के संबंध में जांच अधिकारियों के साथ बैठक की। और सीमा सुरक्षा बल ने अमृतसर में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। BSF की खुफिया शाखा की सूचना पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर अमृतसर जिले के भरोपाल गांव के पास हथियारों, गोला बारूद और ग्रेनेड का बड़ा जखीरा बरामद किया है। इसमें 2 हैंड ग्रेनेड, 3 पिस्टल्स, 6 मैगजीन और 50 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। BSF और पंजाब पुलिस की सतर्कता से एक बड़ी घटना को रोकने में कामयाबी मिली है। और पहलगाम आतंकी हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही है। इस क्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच फोन पर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ कल पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा हुई। इस हमले के दोषियों, समर्थकों और योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। और भारत ने पाकिस्तान के स्वामित्व वाली और संचालित उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को 23 मई तक बंद करने की घोषणा की है। कुछ दिन पहले ही इस्लामाबाद के भारतीय विमानन कंपनियों के स्वामित्व वाली और संचालित सभी उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने का फैसला किया था। भारत ने इस संबंध में नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया है, जिसके तहत पाकिस्तानी विमानों को 23 मई तक भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। यह कदम जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के इस बीच में उठाया गया है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिसमें अधिकतर पर्यटक थे। नोटम के अनुसार यह प्रतिबंध 30 अप्रैल से 23 मई तक प्रभावी रहेगा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया है कि इस अवधि के दौरान भारतीय हवाई क्षेत्र पाकिस्तान में पंजीकृत विमानों, पाकिस्तानी एयरलाइंस या ऑपरेटर्स द्वारा संचालित स्वामित्व वाले या पट्टे पर लिए गए विमानों के लिए उपलब्ध नहीं है, जिसमें सैन्य विमान भी शामिल हैं। और खबर उत्तर प्रदेश से, जहां के बहराइच जिले में भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित मदरसों की जांच का अभियान आज भी जारी है। बहराइच में अब तक 1.5 दर्जन से अधिक मदरसों की जांच की गई, जिनमें 6 मदरसों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, जबकि 1 दर्जन से अधिक मदरसों को बगैर मान्यता संचालित न किए जाने की चेतावनी दी गई है। वैध दस्तावेज मांगने पर मदरसा संचालक आय व्यय, प्रवेश एवं छात्र उपस्थिति रजिस्टर समेत कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके। कहीं कब्रिस्तान तो कहीं बंजर भूमि पर अवैध निर्माण कर अनियमित तरीके से संचालित इन मदरसों को सील कर दिया गया है। जांच के दौरान अधिकांश मदरसे निजी मकानों में बिना कागजात और मानकों के चलते हुए मिले। भारत नेपाल सीमा खुली हुई है और ऐसे में इस संवेदनशील क्षेत्र में बिना मान्यता के मदरसों का संचालन सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद चिंताजनक है। 6 मदरसे सील हो चुके हैं और कुल के बारे में बताना चाहूँगा कि अब तक जो दोनों तहसीलों के कब्जे थे वो 384 थे और इन 384 में 127 अतिक्रमण मुक्त जो है इन अभियान के दिनों में किए जा चुके हैं। साथ ही 257 प्रकरण जो बचे हैं उन पर भी टीम जो है लगातार जा रही है और शीघ्र ही इसको भी जो है हम लोग जो है सरकारी बोली से कब्जे हटा दें। लापरवाही तहसील से लगातार कार्रवाई चल रही थी, बट उनके द्वारा जो शिथिलता बरती जा रही थी थोड़ा सा, तो उसमें उसको और तेज़ी से कराने के लिए उन पर जो है उनके वेतन तहसीलदार और एसडीएम्स के वेतन जो है जिलाधिकारी महोदय द्वारा रोके गए हैं ताकि वो कार्य और तेजी से हो। और अजमेर के डिग्गी बाजार स्थित होटल नाज में आज सुबह भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। रिहायशी इलाके में स्थित 5 मंजिला होटल नाज में करीब 8 बजे आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पूरी इमारत में फैल गई। होटल में बड़ी संख्या में लोग ठहरे हुए थे, जिनमें कई ने जान बचाने के लिए इमारत से छलांग लगा दी। इस भीषण घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें और मृतकों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें एक महिला दमकल कर्मी भी शामिल है। घायलों का अजमेर के JLN अस्पताल में इलाज चल रहा है। 3 घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। प्रशासन ने घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं और घायलों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस घटना की जानकारी ली है और घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घटना को लेकर दुख प्रकट किया है। 2 जने को तो घायल को मैं लेके गया ऑटो में से, ये अपने जलन विक्टोरिया छोड़ के आए उन लोगों की पूरी जल गए थे, बाल वाल पूरे, हाथ शरीर पूरा जल गया। इसमें कोई बच्चा भी था? बच्चे 2, एक लेडीज एक जेंट्स को दोनों को लेके गए। खुद ही इधर से लेके आए पकड़ के, ऊपर से चढ़ाई से चढ़ाओ, फिर नीचे तार के फिर लेके गए हॉस्पिटल। होटल में जो आग लगी है वह हृदय विदारक घटना है, जिसमें जानकारी के अनुसार 4 लोगों की डेथ हुई है और 4 अभी गंभीर रूप से घायल हॉस्पिटल पहुंचे हैं। निश्चित रूप से इस घटना की पूरी तरह निष्पक्ष जांच भी हो। मैंने जिलाधीश महोदय से भी इसकी पूरी जांच का और जो घायल हैं उनको पूरी तरह इलाज की सुविधा देने के लिए निर्देशित किया है और साथ में जो लोग जिनकी डेथ हुई है उनको आइडेंटिफाई करके उनके परिजनों तक उनको पहुंचाएं और साथ में इनकी जितनी मदद की जा सकती है मानवता के आधार पर, नियमों के आधार पर, उनको पूरी की जाए। एक तरफ छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर पर नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। नक्सलियों ने एक बार फिर से विकास कार्य को रोकने की कोशिश में एक बेकसूर मुंशी की हत्या कर दी और सड़क निर्माण में लगी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले की पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है।
और राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने की केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जातिगत जनगणना देश हित में है। पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ा कदम जातीय जनगणना का उठाया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सबका साथ सबका विकास इस सरकार का सैद्धांतिक और दार्शनिक मत रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि समाज के सभी वर्गों तक लाभ पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार और सेवा की जो काम चल रही है, सबका साथ सबका विकास इस सरकार की सैद्धांतिक और दार्शनिक मत रहा है। हमारी सारे कार्यक्रमों की योजनाओं की मूल लक्ष्य सामाजिक न्याय रही है। समाज की सभी वर्गों तक लाभ, सुविधा, सहूलियत पहुंचे, वैज्ञानिक तरीके से पहुंचे, यह हमारी उद्देश्य रहा है। और धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 1951 से लंबे समय तक सरकार और सिस्टम पर किसका नियंत्रण था, यह सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जातिगत आरक्षण के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने राज्यों को पत्र लिखकर कहा था कि गुणवत्ता घट जाएगी अगर आरक्षण मिलेगा। 51 में सिस्टम और सरकार किसके हाथ में थी? प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी जातिगत आरक्षण के कट्टर विरोधी थे। यह विरोध केवल बयानों में सीमित नहीं था। उन्होंने उन दिनों में राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिख के कहा था, गुणवत्ता घट जाएगी अगर जाति आधारित अवसर मिलेगा। सिस्टम किसके हाथ में था? काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट को लंबे समय तक या बिल्कुल सामने नहीं ले आने का निर्णय किसने किया था? तब भी जो फास्ट फैमिली आज घमंड से भरा हुआ अहंकार की बात कहता है, उन्हीं के हाथ में सिस्टम था। उनकी दादी तब की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के हाथ में कमान थी। और धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जनता पार्टी के दौर में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन उसे भी कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने दबा दिया। जनता पार्टी सरकार ने 77 में मंडल कमीशन बिठाई, फिर एक बार सामाजिक न्याय को पटरी पे लाने के लिए। तब भी जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व रूप की हिस्सेदारी जनता पार्टी में था। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी तब भी उस सरकार के हिस्सा थे। उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 10 साल तक काल कोठरी में बंद रखने का काम किसने किया? सिस्टम किसके हाथ में था? सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की। प्रधान ने कहा कि वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया। बीजेपी के सुझाव से ही ऐसा किया गया। जब वीपी सिंह जी के नेतृत्व की सरकार मंडल कमीशन को लागू किया, तब भी भारतीय जनता पार्टी उस सरकार की समर्थक रही। हमारी समर्थन से वो सरकार बनी थी, हमारी सुझाव से मंडल कमीशन लागू हुआ। और धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी सामाजिक न्याय की उपेक्षा की। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिनका सामाजिक न्याय परिवार तक सीमित है, उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है? पूर्व प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष श्री राजीव गांधी जी की क्या बयान था? लंबे समय पानी पी पी के उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ भाषण दिए हैं। सिस्टम किसके हाथ में था तब? जिनकी सामाजिक न्याय अपने परिवार न्याय तक सीमित है, उनसे और हम क्या अपेक्षा करेंगे? और धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 2011 में कांग्रेस ने वादा खिलाफी की थी और लंबे वक्त तक सत्ता में रहने के बाद भी संविधान निर्माता बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सामान्य वंचित परिवार से, पिछड़े परिवार से आते हैं।
कांग्रेस पार्टी की ऊपर से नीचे तक इतनी कुंठा है उनके नेतृत्व के प्रति, यानी देश की जनता ने उनको 3-3 बार जिताने के उपरांत, आशीर्वाद करने के उपरांत क्या शब्द लगाया जाता है। ये पाखंड और घमंड की ही परिचय है। जिनकी सामाजिक न्याय अपने परिवार न्याय तक सीमित है, उनसे और हम क्या अपेक्षा करेंगे। मित्रों, कांग्रेस पार्टी सदैव देश की वंचित वर्ग, देश की आदिवासी, देश की दलित, देश की पिछड़ों के खिलाफ रही है। जिन्होंने बाबा साहेब जी को अपने लंबे समय के शासन के बाद भी भारत रत्न नहीं दिया था, वो आज सामाजिक न्याय की बड़ी बड़ी बात कहते हैं। और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के 69वें स्थापना दिवस के मौके पर आज नई दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें शामिल हुए। वित्त राज्य मंत्री ने इस मौके पर कहा कि वित्तीय अपराध आज राष्ट्रीय सीमाओं तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि ये देश की आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए उच्च स्तर के कौशल और दक्षता की जरूरत है और प्रवर्तन निदेशालय इस दिशा में पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित भी किया गया। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी और निदेशालय वित्तीय अपराधों के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।